좋은데요. 들어온 이유는 여러 가지가 있겠지만 저는 저렇게 제 마음속에서 이렇게 딱 빠져나와가지고 이 노래가 되게 마음에 들었는데 근데 이 세상에 सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। इंटरव्यू की एनिमेटेड वीडियो बहुत 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 प्यारी बनाई है मैंने। एक एक पॉइंट को, एक एक क्लिप को बहुत बेहतरीन तरीके से रचा है मैंने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं द इंटरव्यू। आज से लगभग 130 साल पहले इंटरव्यू की शुरुआत हुई और ये इंटरव्यू आज के पत्रकारिता या जर्नलिज्म के लिए एक आम बात बन चुकी है। आज हर वो इंसान जो पढ़ा लिखा है उसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। और अगर दूसरी तरह कहूँ तो कई हजार सेलिब्रिटीज़ हर साल इंटरव्यू देते हैं। कुछ तो साल में 2 या 3 बार रिपीट कर कर के इंटरव्यू उनका लिया जाता है। अब देखो यार, ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, इंटरव्यू में क्या क्या होता है, उसमें उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। ये सवालों के जवाब इंटरव्यू देने और इंटरव्यू लेने वाले पर निर्भर करता है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मैं इंटरव्यू क्यों ले रहा हूँ और सामने वाला इंसान इंटरव्यू का जवाब क्यों दे रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू से सामने वाले की सच्चाई का पता चलता है। वैसे मेरा मानना ये है कि इंटरव्यू जो है एक कला है, एक आर्ट है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सेलिब्रिटीज़ का मानना है कि हम ना चाहते हुए भी इंटरव्यू का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, वो ये वर्ड यूज़ करते हैं, शिकार। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू से नफ़रत है, नफ़रत। कुछ सेलिब्रिटीज़ का मानना है कि इंटरव्यू इंसान की प्राइवेसी में दखल देना है। और कई बार इंटरव्यू देने में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कतराते हैं क्योंकि उनसे वो जनता की नज़र में बदनाम हुए हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स कम हुई है। तो इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे ऑथर, बहुत सारे नामी ग्रामी लोग इंटरव्यू से बहुत 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 ज़्यादा डरते हैं। आइए कुछ बेहतरीन लोगों के नाम से जानते हैं कि वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते थे। मेरा नाम वीएस नायपॉल है। मेरा मानना है कि इंटरव्यू से ज़्यादातर व्यक्ति घायल हो जाता है और अपनी पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी खो देता है, मैं लुइस कैरोल। मैं तो इंटरव्यू से इतना डरता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी इंटरव्यू के लिए राजी ही नहीं होता। इसी डर के कारण मैंने कभी ज़्यादा फेमस होने के बारे में सोचा ही नहीं। मैं मीडिया, इंटरव्यूअर्स और अपनी फैंस की बातों को हमेशा अवॉइड करता था। और शायद मैं आज इतना कामयाब भी इसलिए हूँ कि मैंने इस और ध्यान ही नहीं दिया। अरे हमारा नाम रोयाल्ड किपलानी है। मैं भी एक सेलिब्रिटी था हो। हम तो इंटरव्यू से इतना नफरत करते थे, इतना नफरत करते थे कि क्या बताएं कितना नफरत करते थे। हमारी जो धर्मपत्नी थी ना, वाइफ कैरोलीन, एक बार वो अपनी डायरी में एक घटना का जिक्र करती है। वो कहती है कि 14 अक्टूबर 1892 को मैं और मेरे हस्बैंड रोयाल्ड किपलानी दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी 2 रिपोर्टर आते हैं और हमसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। मेरे वो यानी हस्बैंड पता है क्या कहते हैं? अरे तुम बेवकूफ़ हो का बे, तुमको दिख नहीं रहा हम कहाँ बैठे हुए हैं? खाना खाने बैठे हुए हैं, वहीं घुस गए तुम अपना गंदा चेहरा लेके। इंटरव्यू पता है मैं काहे नहीं देता हूँ, काहे कि ये अपराध है। और तुम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो बे, तुम कायर हो, कायर। जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वो कायर होते हैं। निकल जाओ यहाँ से, तेज हो जाओ, तेज, वरना बहुत मार मारेंगे तुमको, समझ रहे हो? मेरा नाम H.G. वेल्स है। मेरा मानना है कि ये दुनिया का सबसे हार्ड काम है। हाँ, इंटरव्यू लेना और देना दुनिया का सबसे हार्ड काम है, लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यू देता रहता हूँ। पता है आपको, आज से 40 साल पहले मैंने रसिया के तानाशाह स्टालिन का इंटरव्यू लिया था, स्टालिन का।
बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी। ए साला, मेरा नाम है सॉल बेलो। ए साला, मैंने कई बार इंटरव्यू दिया है, फिर भी मेरा मानना है कि इंटरव्यू सांस की नली पे अंगूठा रखने वाला काम है। ये इंसान का दम घोटता है। ए साला, उफ 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 उफ, इतनी सारी कमियां, वो भी इंटरव्यू की। इतने सारे लोग इंटरव्यू से नफरत करते हैं। खैर, ये लोग आप लोगों ने बहुत कम सुने होंगे, लेकिन ये उस समय के बहुत नामी ग्रामी लोग थे, और आज के लोग भी इंटरव्यू से बहुत डरते हैं। लेकिन इंटरव्यू कितनी सारी खामियां बता दी। आइए कुछ खूबियों के बारे में बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो नंबर 1, मेरा मानना ये है कि इंटरव्यू एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। जी हाँ, हम जो है किसी से भी बात करते हैं तो इंटरव्यू जो है एक बहुत अच्छा जरिया है किसी के बारे में जानने का, किसी से बात करने का, किसी के लाइफ में घुसने का। मेरा मानना ये है कि इंटरव्यू से हम उस इंसान के लाइफ, उसकी सोशल बैकग्राउंड और समाज को जान पाते हैं। वैसे भी हमारे पास कोई न्यूज़ तभी पहुंचती है जब उस तक कोई दूसरा इंसान पहुंचता है, जब उस पे वो इंटरव्यू लेता है, उसकी बात सुनता है। तो क्या है ना कि इंटरव्यू हम लोगों को एक तरीके से न्यूज़ भी प्रोवाइड कराती है, और मेरा मानना ये है कि इंटरव्यू इन्फ्लुएंस का भी काम करती है। इंसानों को, कम्युनिटी को, संसार को, समाज को मनाने के लिए भी कई बार बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया जाता है ताकि वो लोगों को इंस्पायर या इन्फ्लुएंस कर सके। तो गाइज, यही था आपका पार्ट 1। आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा। यहाँ पे जितने भी मैंने नाम लिए, डेट इज़ वी.एस. नायपॉल, लुइस कैरोल, रॉयल किपलानी, H.G. वेल्स और सॉल बेलो, ये सभी नाम जो है, 5 नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़िएगा। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। देखिए, पार्ट 2 जो है ना, ये बेसिकली एक तरीके से, देखो पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में जो है इंटरव्यू की खूबियाँ, खामियाँ, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में बता रखा है, और पार्ट 2 में बेसिकली एक इंटरव्यू ले रखा है। तो यहाँ पे 2 लोग आने वाले हैं, सबसे पहला मुकुंद और दूसरा अल्बर्टो इको। तो इन दोनों के बीच में इंटरव्यू होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस वे में बोलूँ कि आपको मज़ा आए, आप जो है इस एनिमेशन का मज़ा ले सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुकुंद और अल्बर्टो इको का एक इंटरव्यू। यहाँ पे मुकुंद जो है इंटरव्यू लेने वाले हैं और अल्बर्टो इको जो है इंटरव्यू देने वाले हैं। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे। मैं एक प्रोफेसर हूँ जो सिर्फ संडे को नॉवल लिखता है। इसका मतलब क्या है? तो आइए चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है मुकुंद, मैं हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटर हूँ, और आज हमारे सामने बैठे हुए हैं अल्बर्टो इको। अल्बर्टो इको इटली में बोलोगना के प्रोफेसर हैं, और ये एक जाने माने लेखक हैं। इन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम, सोकल स्कूली एकेडमिक्स के ऊपर जो है काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। ये ज़्यादातर आइडिया ऑफ सिमोटिक्स पर लिखते हैं। सिमोटिक्स काइंड ऑफ साइन होता है। उन्होंने काफ़ी बुकें, काफ़ी, अरे ओ हो, इतनी सारी बुकें लिखी हैं, इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं कि मज़ा ही आ जाता है। ये एक महान फिलोसफर भी जाने जाते हैं। इनकी कई इमेजिनेशन स्टोरी भी हैं। 1980 में इनकी एक नॉवल आई थी, उसका नाम था द नेम ऑफ रोज़। उसकी 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिकी थी, और यह अल्बर्टो इको की कामयाबी का दौर था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। आपके एक मित्र हैं डेविड लॉज, वो आपके बारे में कहते हैं कि यार एक इंसान इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, मतलब कैसे? ही इज वन मैन आर्मी। हो सकता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक ही चीज़ करता हूँ। जी हाँ, हमेशा सेम चीज़। अच्छा भैया, तो वो सेम चीज़ क्या है? ये बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि वो सेम चीज़ क्या है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मुझे फ़िलॉसफीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने अपनी सारी नॉवेल्स, एकेडमिक्स बुक्स इसी इंटरेस्ट की वजह से लिखी है। उसमें हमेशा अहिंसा, शांति के बारे में शिक्षा देता हूँ। मेरी हर बुक में आप सेम फिलॉसफी पाएंगे। मैं लाइफ के बारे में ऑलमोस्ट सेम बातें करता हूँ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, मैं ऑलमोस्ट इसी की बात करता हूँ। वैसे आपने पूछा कि मैं वन मैन आर्मी कैसे हूँ, तो इसका एक और जवाब है मेरे पास। आइए मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक टॉप सीक्रेट बताता हूँ। आप इस पूरे ब्रह्मांड को देखिए,
पूरे यूनिवर्स को देखिए, ये जितना भी यूनिवर्स है ये एक मुट्ठी जितना है। आपको लगेगा कि नहीं ये झूठ बोल रहे हो आप, पूरा यूनिवर्स मुट्ठी जितना कैसे हो सकता है? तो मेरा मानना ये है कि यूनिवर्स में जितना भी ये जगह है ना, ये एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। जिस दिन ये एम्प्टी स्पेस गायब हो जाएगा तो उस दिन जो पूरी दुनिया है वो मेरी मुट्ठी जितनी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं आपको अपने घर बुलाता हूँ और मैं जो है टॉप फ्लोर पे रहता हूँ और आप अभी लिफ्ट में हैं, तो आप लिफ्ट से ऊपर आ रहे हैं और मैं जो है आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जब आप लिफ्ट से ऊपर आ रहे हैं उस समय आप कुछ कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो जिस तरीके से ब्रह्मांड में एम्प्टी स्पेस होता है उसी तरीके से हमारी लाइफ में एम्प्टी टाइम होता है, खाली समय जिसे कहते हैं। जब तक आप ऊपर पहुँचेंगे तब तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँ। जी हाँ, मैं अपनी एम्प्टी टाइम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, खाली समय और एम्प्टी स्पेस दोनों में फ़र्क होता है। खाली समय जैसे मान लेते हैं कि मैं 1 से 2 कुछ नहीं करता, वो खाली समय होता है। लेकिन मान लेते हैं मैं सफ़र में हूँ, मैं जो है ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ हूँ और मुझे 1 घंटे का सफ़र है, तो वो मेरा एम्प्टी टाइम हुआ। उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। तो खाली होना और कुछ नहीं करना, इसमें फ़र्क होता है। तो ज़िंदगी में मैं बहुत सारे ऐसे वक्त होते हैं जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका ही कुछ नहीं कर सकता में भी मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। शायद यही एक वजह जिसकी वजह से जो है मैंने अपने समय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रखा है। क्या बात है भैया, मज़ा ही आ गया। अच्छा, मैंने पढ़ा है आप जो ये स्कूल के बच्चों के लिए बुक लिखते हैं, ये बुक्स पर्सनल लाइफ से बड़ी लिंक करती है। उसमें आप मजाक के साथ साथ ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, बहुत सच्चाई भी कह जाते हैं। मैंने अपने बचपन में देखा है कि एकेडमिक्स बुक ज़्यादातर बोरिंग्स होती हैं, बोरिंग। पर जो आप लिखते हैं वो इनफॉर्मल होता है, फ़नी होता है। तो क्या आप जानबूझ के लिखते हैं या आपका नेचर ही ऐसा है? अच्छा सवाल है मुकुंद। चलिए मैं आपको अपनी लाइफ का एक और सीक्रेट बताता हूँ। जब मैं 22 साल का था, यूँ कहें कि जब मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट था, मेरे प्रोफेसर ने हमें एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाने को दिया। अब प्रोजेक्ट का फॉर्मेट क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। किसी प्रोजेक्ट का एक फॉर्मेट होता है कि पहले फैक्ट्स की बात होती है, उसके बाद जो है मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स होता है, फिर थ्योरी होती है और एंड में कंक्लूजन होता है। पर मैंने क्या किया था, मैंने उस प्रोजेक्ट को एक स्टोरी फॉर्मेट में लिख दिया। मेरे प्रोफेसर ने कहा, अरे तुम्हारा फॉर्मेट गलत है, पर जो तुमने लिखा है ओए होए होए मज़ा आ गया, बेहतरीन लिखा है। उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट क्या एक बुक पब्लिश कर दी। जी हाँ, मतलब 22 साल की उम्र में मैंने जो है एक बुक लिख दी थी और तब से जो है मैंने जो है ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था रोनाल्ड, वो बहुत परेशान था। वो कहता था कि यार बस मैं ऐसे लिखता हूँ, बस मैं स्टोरी लिखता हूँ, मैं कभी नॉवल क्यों नहीं लिखता। तो मैं एक दिन खाली बैठा हुआ था, सोचा नॉवल लिख देते हैं और बस वो दिन था, तब से मैंने नॉवल लिखना शुरू कर दिया। तो मेरा मानना ये है कि ये मेरा नेचर ही है। मैं जो है स्टोरी टेलिंग इस तरीके से करता हूँ ताकि लाइफ को लिंक कर सके, ताकि वो पसंद हो, बस यही रीज़न है। क्या बात है भैया, क्या बात है। तो मतलब आपका नेचर ही ऐसा है ना। चलिए, जब नॉवल की बात आपने छेड़ दी तो मुझे याद आ गया कि आपको पहले एकेडमिक्स टीचर के नाम से जाना जाता था, प्रोफेसर के नाम से जाना जाता था, बाद में आप नॉवलिस्ट बन गए। तो और आपकी जो बुक भी थी द नेम ऑफ द रोज़, वो भी बहुत फेमस हो गई। उसमें ऑलमोस्ट जो है बहुत सारी किताबें उसकी छपी और मैंने देखा है कि आपने 5 से ज़्यादा नॉवल लिखी हैं, 20 से ज़्यादा एकेडमिक्स बुक लिखी हैं। ओह माफ़ कीजिएगा, आपने 40 से ज़्यादा किताबें लिख रखी हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप एज अ नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है या आप जो है अपने आप को एक प्रोफेसर मानते हैं? मेरा मानना यह है कि मैं अपने आप को नॉवलिस्ट नहीं मानता। मैं तो एक नॉवलिस्ट हूँ जो सिर्फ संडे को नॉवल लिखता है। और ये जोक नहीं है, मैं अपने आप को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ। मैं हमेशा एकेडमिक्स कम्युनिटी में के फंक्शंस में जाना पसंद करता हूँ। मुझे पार्टीज़ बहुत कम पसंद है, लेकिन जब एकेडमिक्स प्रोफेसर के फंक्शंस हो तो मैं वहाँ जाता हूँ। मैं कभी भी नॉवल कमेटी के किसी भी फंक्शन में, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होता। और क्योंकि मैं अपने आप को अंदर से एक प्रोफेसर मानता हूँ, एक एकेडमिक्स प्रोफेसर मानता हूँ। नॉवल तो बस मैं टाइम पास के लिए करता हूँ। मैंने कहा ना कि आई एम प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे, मैं सिर्फ संडे को लिखता हूँ। तो
अब हाँ, नो डाउट ये बात मुझे परेशान करती है कि मैं जो है नॉवलिस्ट जाना चाहता हूँ एज अ एकेडमिक प्रोफेसर नहीं, और ये रही सही बात भी है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एकेडमिक्स बुक्स जो हैं उसे कम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नावल पढ़ने वाले हर कैटेगरी के लोग होते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो। तो जो अगर मैं नावल लिखूँगा तो ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा और एकेडमिक बुक्स उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास पहुँचेगा। तो नो डाउट मैं नावलिस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एज अ प्रोफेसर जाने। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि भैया आपकी जो नावल थी द नेम ऑफ द रोज़ वो पूरी दुनिया में फेमस हो गई। वो बहुत ही मुश्किल किताब है। जी हाँ, मैं बोलता हूँ कि वो बहुत ही जो है मुश्किल बुक है। उसमें जासूसी के बारे में बात कर रखा है, उसमें हार्ड टॉपिक्स को ले रखा है, आपने हिस्ट्री ले रखी है। तो इतना सब कुछ, इतना हार्ड बुक आपने लिखी, तो आपको नहीं लगता कि ये हार्ड बुक जब आप लिख रहे थे तो आपके मन में आया हो कि अरे चलेगी नहीं चलेगी? वही मतलब आपके मन में आता होगा ना कि इतनी हार्ड बुक और इतनी फेमस, ये आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में। ये सोचने का काम पब्लिशर्स का है, जर्नलिस्ट का है और आप जैसे इंटरव्यूअर्स का है। मैं नहीं सोचता कि मेरी बुक इतनी कैसे चल गई। लोगों का मानना है कि जनता को जो है बस फालतू की चीज़ें, कूड़ा कचरा पसंद है। दुनिया में कम से कम 10 बिलियन लोग होंगे और मेरी किताब तो 10 मिलियन लोगों तक पहुंची है। इन द सेंस दुनिया में सिर्फ 10 मिलियन लोग ही हैं जिनको हार्ड चीज़ें पसंद है। मैं रात को 9 बजे टीवी देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लाइक इमरजेंसी रूम मैं हमेशा देखता हूँ। अब इमरजेंसी रूम गाइज आप समझ लो लाइक कपिल शर्मा शो, ठीक है? तो आप 9 बजे कपिल शर्मा शो देखते हो तो काइंड ऑफ इमरजेंसी रूम मैं हमेशा देखता हूँ, तो बड़ी हंसी आती है। लेकिन अगर मैं उसी इमरजेंसी रूम को रोज़ देखूंगा, हर सुबह भी देखूंगा, शाम को देखूंगा, तो मैं बोर हो जाऊंगा। फिर मुझे कुछ और चाहिए होगा, फिर मुझे थ्रिलर चाहिए होगा, मुझे हॉरर चाहिए होगा, मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहूँगा क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार बार कितना देखूंगा। तो सेम कहानी होती है। मेरा मानना यह है कि दुनिया को सिर्फ कूड़ा कचरा नहीं पसंद है, दुनिया को ईजी किताबें नहीं पसंद है, दुनिया को कुछ हट के भी पसंद है और 10 मिलियन लोगों को तो पसंद ही पसंद है। तो मेरी किताब थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी यूनिक थी, थोड़ी सी हार्ड थी, शायद इसीलिए थोड़ा सा यूनिकनेस होने की वजह से लोगों को पसंद आई होगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपका क्या मानना है कि आपकी बुक जो फेमस हुई है उसके पीछे क्या है? उसके पीछे हिस्ट्री है या मतलब आपने इटली की हिस्ट्री लिख रखी है, या उसमें आपने बहुत सारा केमिस्ट्री यूज़ कर रखा है, मैथ यूज़ कर रखा है, मतलब बहुत टिपिकल है। तो उसकी कामयाबी के पीछे की वजह क्या है? इतनी बड़ी नॉवल बन गई आपकी, आप इस टाइम पे इंडिया में है, तो उसके पीछे भी वजह कहीं ना कहीं वो नॉवल ही है, हम आपको एज ए नॉवलिस्ट जानते हैं। तो उसके पीछे की वजह बताइए मुझे। हो सकता है, वैसे मैं सही बताऊं तो मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री उसके पीछे की वजह है। लाइक एक अमेरिकन पब्लिशर थे, मुझे याद है, तो मैंने उनसे पूछा था कि हाँ जी साहब मैं कितनी बुकें भिजवा दूँ आपकी तरफ? तो उन्होंने कहा 3000। मैंने कहा अरे पूरे अमेरिका में बस 3000? तो वो कह रहे थे कि अरे यार अमेरिका में इटली की हिस्ट्री कौन पढ़ेगा? लेकिन आपको पता है सिर्फ अमेरिका में 4 मिलियन किताबें की मेरी, 4 मिलियन। तो ये तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अमेरिकन लोगों को इटली की हिस्ट्री में कोई मज़ा नहीं है, उनको जो है कहानियों में मज़ा है। तो नहीं, हम ये कहना गलत होगा कि हिस्ट्री की वजह से मेरी किताब बिकी है। अगर हिस्ट्री की वजह से बिकी होती तो अमेरिका में नहीं बिकती। मुझे लगता है यूनिकनेस की वजह से बिकी है। और मेरा मानना ये है कि मेरी बुकों में जो हार्डनेस है ना, वो कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री है जो लोग सॉल्व करते हैं अपनी कहानियों में। और अगर ये किताब 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती, पब्लिश होती, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी फेमस होती। तो भाई मुकुंद, मैं यही कहूँगा कि मेरी किताब इतनी फेमस हो गई, इसके पीछे की वजह मैं भी नहीं जानता। लाइक ये एक रहस्य है और ये रहस्य ही बन के रह गया है। सो दैट्स इट माय लॉर्ड, चैप्टर बस यही था। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आई होप आपकी कहानी में जो है मैंने जान डाल दी होगी। आपका इंटरव्यू चैप्टर खत्म हो चुका होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक है, आप जाइए, वहाँ से है इस चैप्टर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अब नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।